हेलो एंड वेलकम टू वेकअप। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का पेपर जो आपके पिछले साल प्री बोर्ड्स में पूछा गया था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन इज सोप मॉलिक्यूल हैज़ अ प्रेजेंस ऑफ। सोप मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? इट हैज़ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आगे होता है हाइड्रोफोबिक हेड और पीछे होता है हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो कि पानी से दूर रहना चाहे, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर लविंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोप मॉलिक्यूल का जो हेड पोर्शन है, दिस इज मेड अप ऑफ आयन। वो सोडियम आयन हो सकता है। और यहाँ पे जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है टेल रीजन, ये बनता है कार्बन चेन से। ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 इज अपॉन हीटिंग सॉलिड लेड नाइट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व। जब हम PbNO3 को हीट करते हैं तो क्या होता है? तो PbNO3 को जब हम हीट करेंगे तो बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है इसका कलर होता है ब्राउन, यानी कि जब ये रिएक्शन होगा तो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज कर्ड शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द कंटेनर मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दही को किस में नहीं रखना चाहिए? तो हम उसको सॉइल में भी रख सकते हैं, प्लास्टिक में भी रख सकते हैं और ग्लास में भी रख सकते हैं, पर हमें उसे कॉपर में नहीं रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। ठीक है, होता क्या है कि जो हमारा कर्ड है उसके अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, जब ये लैक्टिक एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ, कॉपर एक मेटल है ना, तो जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो पॉइजन फॉर्म करेगा। तो इसीलिए हमें कर्ड को कॉपर में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेजेंट इन द डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4। तो जब हम H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा तो ये आयन फॉर्म करेगा, दैट इज हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, यानी कि SO4 नेगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। तो इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो शाइनी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट इज व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड देन द गैस प्रोड्यूस इज। कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी कि HNO3 के साथ, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? तो गैस जो प्रोड्यूस होती है दैट इज NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज देर आर गिवन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लिस्ट बिलो, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। देर आर ओनली एल्कीन्स इन द लिस्ट। हमें ये बोला गया है कि इसमें सिर्फ एल्कीन्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एल्कीन है, बिकॉज C2H2 एल्काइंस में आता है, एल्काइंस ग्रुप में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल द कंपाउंड्स इन द लिस्ट आर एल्केन्स। तो सभी एल्केन्स हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि C6H10 एल्कीन्स में आता है। तो ये भी गलत और ये भी गलत। देयर इज़ नो एल्काइन इन द ग्रुप। C2H2 एल्काइन में आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देयर आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टेस्ट। तो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, ऑल्फैक्ट्री का मतलब होता है जो स्मेल से रिलेटेड हो। फोटो का मतलब होता है लाइट रिसेप्टर्स। और सिनैप्स जो होता है इट इज़ द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग एंड द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। तो इनके बीच में जो गैप होता है दिस इज कॉल्ड सिनैप्स। सो टेस्ट रिसेप्टर को हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट इन द ओल्डर जाइलम इन द प्लांट आर। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के केस में, दीज आर रेजिन्स एंड गम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन्होंने बोला है कि जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, कहाँ से? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 इज आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन विच टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज शोन बाय द पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब जो है ना वो क्यूमोट्रोपिज्म शो करता है, यानी कि केमिकल के रिस्पेक्ट में जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करेगा। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो इन केस ऑफ फ्लावर्स
तो फ्लावर्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज़ कार्पल या फिर पिस्टल। तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन होता है दिस इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। यहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन आके अटैच हो जाएगा और यहाँ से ग्रोथ होनी शुरू होगी, राइट। तो ये जो ग्रोथ होती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, सो मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल इज कॉल्ड द कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी। तो इस क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। सो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर आएगा 1.33। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। तो ये जीन्स में प्रेजेंट होंगे। नो व्हाट इज जीन्स? जीन्स का मतलब होता है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेड्स का ट्रांसफर होना, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। ठीक है। नेक्स्ट इज वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सीरीज का मतलब होता है एक साथ ऐसे रजिस्टर्स को लगा देना। ठीक है। अब इससे होता क्या है, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यानी कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में सीरीज़ की जगह पैरेलल को प्रेफर करते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज अमंग द फॉलोइंग पेयर विच वन इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो गुड कंडक्टर में आता है आयरन एंड कॉपर, बिकॉज लेड इज़ नॉट द गुड कंडक्टर, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन द बार मैग्नेट रिप्रेजेंटेशन बिलो। सो बेसिकली हमें बताना है कि ये जो डायग्राम है इसमें एक्स और वाई क्या है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। तो होता क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड निकलती है तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इधर की तरफ जाएंगी यानी कि साउथ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी नॉर्थ पोल होगा, यहाँ से रेज निकलेंगी और किधर जाएंगी, साउथ पोल की तरफ। तो हमसे एक्स और वाई पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग पे बेस्ड है। तो असर्शन हमें दे रखा है सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। यानी कि जैसे कि अगर हम अर्थ फॉर्म की बात करते हैं या फिर अमीबा की बात करते हैं तो वो स्किन के थ्रू अपना डिफ्यूजन कर लेते हैं, राइट। यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का जो इंटरचेंज है, एक्सचेंज है, वो स्किन के थ्रू हो जाता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। बट ऐसा मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, उनको लंग्स की ज़रूरत पड़ेगी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स को। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होती हैं, सारी सेल्स वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती, राइट। तो इसीलिए वो डिफ्यूजन के थ्रू ही सारा एक्सचेंज नहीं कर सकते, उनको कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यानी कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 18 इज कनकेव मिरर इज़ नॉट यूज टू व्यू द एरिया बिहाइंड द मिरर। कनकेव मिरर हम यूज़ नहीं करते पीछे के एरिया को देखने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कनकेव मिरर हम यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। इसका रीज़न हमें दिया हुआ है, इमेजेस फॉर्म बाय द कनकेव मिरर कैन बी बोथ इन्वर्टेड एंड इरेक्ट, राइट। तो इसीलिए हम पीछे की व्हीकल्स को देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इरेक्ट इमेजेस बनती है, इन्वर्टेड इमेजेस नहीं बनती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज अमोनिया इज़ एन आयनिक कंपाउंड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज अमोनिया जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट सही है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1 एंड 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है टू फिल इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि वो अपनी शेल्स को पूरा कर सके। अब नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो वो हाइड्रोजन से ले लेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर एमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फ इंक्लूड सब्सटेंस विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड।
तो हमें बोला गया है कि जो लिम्फ है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड में भी प्रेजेंट है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। ब्लड इज़ द सोर्स ऑफ लिम्फ। तो येस, ब्लड से ही लिम्फ बनता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अब चलते हैं सेक्शन बी पे। क्वेश्चन नंबर 21 इज राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल या कार्पल। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज स्टेमन, और इसका जो ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड एंथर। एंथर से पोलन ग्रेन्स जो है ना वो उड़कर किधर जाते हैं, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन जो है ना वो दो तरीके से हो सकता है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ का मतलब होता है एक ही पौधे के अंदर। सपोज मेरे पास एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे के अंदर हमने फ्लावर्स उगाए हुए हैं। सो दिस इज़ फ्लावर, और यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ठीक है, और हर फ्लावर के अंदर क्या है, पिस्टल भी है और कार्पेल भी है, दोनों चीज़ है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। तो क्या होगा, जो एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन उड़कर इसी फ्लावर के स्टिग्मा से चिपक सकता है, या फिर ये जो पोलन ग्रेन्स इस एंथर के हैं ये उड़कर इसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर चिपक सकते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर यहाँ से इस एंथर से पोलन ग्रेन्स उड़कर किसी और पौधे के अंदर जो फ्लावर है उसके पिस्टल के स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। बट इसकी जो स्पीशीज़ रहती है ना वो सेम रहती है। ठीक है, मतलब कि ये जो पौधे हैं वो जेनेटिकली तो अलग रहेंगे बट इनकी स्पीशीज़ जो है वो सेम रहेगी। सो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और एनी अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, कोई कोई और फ्लावर हो सकता है, ठीक है, या फिर सेम फ्लावर हो सकता है पर पौधा सेम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्लावर भी हो सकता है, मैनी फ्लावर्स भी हो सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है टू दी अदर प्लांट, और यहाँ पर दो फ्लावर्स तो होने ही चाहिए अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इज अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो एक शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस है जो कि एक्स है, उसको जब एयर के साथ बर्न करते हैं तो वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म करता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉपर। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक इन कलर। ये ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है आइडेंटिफाई दी एलिमेंट एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉपर। इसका यूज़ बताना है, तो कॉपर कहाँ यूज़ होता है, वायर्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव मेंशन सिचुएशन। तो ये केमिकल इक्वेशन आप लिख सकते हो। यहाँ पे हीट का सिंबल ज़रूर बनाना क्योंकि हमने कॉपर और ऑक्सीजन को हीट किया है। नेक्स्ट इज एन आयरन मेटल वाई आफ्टर डिकम्पोजिशन चेंजेस इनटू अ सॉलिड सब्सटेंस एंड इवॉल्व अ गैस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो जब हम आयरन सल्फेट को, आयरन सल्फेट है ना ये एक मेटल कंपाउंड है, आयरन का मेटल कंपाउंड है, यानी कि ये वाई है आयरन सल्फेट। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है Fe2O3। ठीक है, और साथ ही में SO2 और SO3 भी रिलीज़ करता है। ठीक है, यानी कि सल्फ़र ऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। इसी की वजह से जो बर्निंग सल्फ़र की जो ऑर्डर है ना, स्मेल है, वो आती है। सो केमिकल रिएक्शन हमें लिखनी है इससे रिलेटेड, तो दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है बैलेंस द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे टू बैलेंस इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा है विच मेथड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो होते हैं दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हॉर्मोन्स जो होते हैं दीज आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स के पास। ठीक है, तो हॉर्मोन्स जो हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, इट इज़ रिलीज फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, और इससे जो रिलीज हो रहा है हार्मोन दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन।
नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हो, जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम अपवर्ड डायरेक्शन में पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है वो दोनों ही डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इट कैन बी अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। Next is the above mentioned representation is drawn by the Amita to depict the magnetic field lines. Do you agree with this representation? Justify with the reason. तो हमें बताना है क्या उसने सही रिप्रेजेंटेशन बनाया है। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग इसलिए है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट कर दिया, वो इंटरसेक्ट नहीं होती बिकॉज देयर कैन ओनली बी वन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती हैं और सारी पैरेलल होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो बार मैग्नेट होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ तक जाती है, तो आप सारी देखोगे ना, दे नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि उनकी एक ही डायरेक्शन होती है। अदरवाइज यहाँ पर देखो दो डायरेक्शंस निकल के आ रही हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस डिपिक्शन इज रॉन्ग। राइट द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो हमें ये बताता है कि जो थंब है ना, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, जबकि जो हमारी जो फिंगर्स हैं जो कर्ल फिंगर करेंगी, दीज डिपिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दिस विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इज डिकम्पोजर हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर टू मेंटेन द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम। सो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सॉइल के अंदर वापस से मिक्स हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ दे बैलेंस द इकोसिस्टम। वो बैलेंस बना के रखते हैं, राइट। जैसे मान लो कि एक लायन है, उसने डियर को खाया, तो डियर का जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को पूरा ब्रेक डाउन कर देंगे और जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसको मिट्टी में पूरा मिला देंगे। नेक्स्ट इज लुक एट दीज केमिकल इक्वेशंस। तो हमारे पास दो केमिकल इक्वेशंस हैं, हमें बताना है दीज केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ विच टू टाइप्स। सो फर्स्ट इक्वेशन इज जिंक को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। तो जिंक यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और जिंक क्लोराइड बनाएगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक ने हाइड्रोजन को हटाकर क्या बनाया, जिंक क्लोराइड बनाया। ठीक है। और जो दूसरा रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। एज यू कैन सी, सिल्वर क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन नाइट्रेट बनेगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है हाउ आर दीज टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो केमिकल रिएक्शंस है वो आपस में अलग कैसे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। जो हाईली रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। यानी जैसे यहाँ पर सिल्वर जो है वो क्लोराइड के साथ जुड़ गया और जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ गया, तो उसने बनाया हाइड्रोजन नाइट्रेट और यहाँ पर बनाया सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। तो आयन का एक जब एक्सचेंज होता है देन इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। पर अगर कोई मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विद वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सो समझते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। जैसे कि मैंने लिखा CuSO4.5H2O। ठीक है। सो इस वाले फॉर्मूले में वाटर के फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। जैसे कि मैंने लिखा FeSO4.7H2O। तो यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्ट। ये सॉल्ट है ना, एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, तो इन दोनों के अंदर पानी के कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज हाउ इज बेकिंग पाउडर डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली जो बेकिंग पाउडर होता है उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड मिक्स होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा और बिटर और कड़वा हो जाता है। ठीक है। सो बेकिंग पाउडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन द बेकिंग सोडा इज हीटेड। तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या होगा? सो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। दिस इज बेकिंग सोडा। तो जब हम NaHCO3 को हीट करेंगे तो फॉर्म होगा Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर। ठीक है। तो Na2CO3
CO2 और वाटर फॉर्म होंगे। यहाँ पे जो CO2 है ना वो केक को फ्लफ़ी बनाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, ऑल्सो राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ दिस सेल। तो इस क्वेश्चन में हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और इसमें जितने भी पार्ट्स आते हैं उन सब के फंक्शंस को हमें लिखना है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है डेंड्राइट। डेंड्राइट्स क्या है? ये जो आपको थ्रेड लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। इनका फंक्शन होता है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करने का काम किसका है? डेंड्राइट्स का। अब डेंड्राइट्स जब इन सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेती है तो ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है टू द एक्सॉन। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द केमिकल सिग्नल विच आर रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो केमिकल सिग्नल डेंड्राइट्स ने लिए थे उसको वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। तो एक्सॉन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है माइलिन शीथ भी प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है? स्पीड अप कर देती है सिग्नल्स को। ठीक है, एक्सॉन के पास जाने के बाद हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है नर्व एंडिंग के पास। नर्व एंडिंग में क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इज़ टू ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ठीक है, तो मैसेज को ट्रांसफ़र करना, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करना, ये किसका काम होता है? न्यूरॉन का काम होता है। तो हमने ये सीखा कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट के पास जाता है। डेंड्राइट के बाद जो हमारे केमिकल सिग्नल्स होते हैं वो एक्सॉन्स के पास जाते हैं जहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है जो कि हमारी जो सिग्नल्स हैं उनकी जो स्पीड है उनको इंक्रीज़ कर देती है। एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग के पास जाता है हमारी इन्फॉर्मेशन और वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्फॉर्मेशन सेकेंड न्यूरॉन के पास पहुँच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके आना है। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन का पार्ट पूछा है तो हम लिख सकते हैं हिंड ब्रेन। जो हिंड ब्रेन होता है वो पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और इसका पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो सेरिबेलम मेंटेन्स द पोस्चर एंड द इक्विलिब्रियम इन द बॉडी। तो सेरिबेलम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एल्डर ब्रदर हरीश वियर्स अ स्पेक्टिकल्स विद द लेंस ऑफ पावर +2D। तो इस क्वेश्चन में बताया है कि जो हरीश है वो स्पेक्टिकल्स लगाता है, चश्मे लगाता है जिसकी पावर जो है वो 2D दे रखी है, यानी कि 2 डायोप्टर दे रखी है। ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस लेंस। क्योंकि इसकी पावर +2D थी तो प्लस से हमें पता चल रहा है कि जो लेंस है वो कैसा है? कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/p, यानी कि 1 पावर। तो पावर कितनी थी? 2, तो इसका आंसर हो जाएगा +0.25 मीटर। नेक्स्ट हमसे पूछा है, फ्रॉम विच आई डिफेक्ट हरीश इज़ सफरिंग फ्रॉम। क्योंकि हरीश कन्वेक्स लेंस का यूज़ कर रहा है इट मीन्स ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 2 कॉजेज ऑफ दिस आई डिफेक्ट। तो इस आई डिफेक्ट के क्या कारण हो सकते हैं? कारण ये होता है कि जो आई बॉल्स होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं और जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो लॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट इज वी आर एबल टू सी बोथ द नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हम पास के ऑब्जेक्ट भी देख पाते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स भी आराम से देख पाते हैं। सो डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ सिलेरी मसल्स। तो जो आँखों में सिलेरी मसल्स होती हैं उनका क्या यूज़ होता है? सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, और जो हमारा लेंस होता है वो थिन हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। जबकि अगर हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है, यानी कि पास का ऑब्जेक्ट देखना है, तो हमारी सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेंस क्या हो जाता है? थिक हो जाता है और जो हमारी फोकल लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब ये कंडीशंस अवेलेबल रहेंगी तो हम पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को आराम से देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन इन द स्काई। अब हमें बताना है कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो रेनबो जब फॉर्म होता है तो हमारे पास मेजरली 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज़ रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो सन रेज से जब भी ड्रॉपलेट पे रेज पड़ती है तो हमारी जो रे होती है, इंसिडेंट रे, वो बेंड हो जाती है, यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाती है। बेंड होने के बाद डिस्पर्जन का प्रोसेस होता है, स्प्लिटिंग इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। इंटरनल रिफ्रैक्शन करती है क्योंकि हमारी जो ड्रॉपलेट है उसका पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो जिसकी वजह से अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन चल रहा होता है। ठीक है, तो जब लाइट रे ड्रॉपलेट से बाहर आती है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्ज हो जाती है। ठीक है, तो रेनबो के जितने भी कलर्स हैं तो हमें सारे विजिबल होते हैं।
राइट. सो दिस इज़ हाउ रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस टू फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट्स होती हैं जो हम बना सकते हैं, राइट. तो इसमें हमसे पूछा है टू फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो हम बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं. इट इज़ चेंजेबल. ऑल्सो जो पोलैरिटी होती है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा आप ये सारे फीचर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट हमसे पूछा है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इलेक्ट्रिक बेल्स, हेडफोन्स और लाउड स्पीकर्स में यूज़ किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 इज, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन साइटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द फूड चेन डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ टॉप मोस्ट कार्निवोर. सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड, डीडीटी, ये सब क्या होते हैं, जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल्स में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, उनकी कंसंट्रेशन इकट्ठी होती रहती है, बढ़ती रहती है. ठीक है. और इस प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ठीक है. जैसे कि मान लो कि हमारे पास ग्रास है. ठीक है. और अगर हम ग्रास में क्या यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं. ग्रास को कौन खाएगा, डियर खाएगी, है ना. तो डियर के अंदर भी वही नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस चले जाएंगे. डियर को कौन खाएगा, लायन खाएगा. लाइन के अंदर भी वो जितना भी पेस्टिसाइड और डीटी है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो ऐसा बोला जाता है जो टॉप मोस्ट कार्निवोर होते हैं यानी कि जो टॉप लेवल पे होंगे उनके अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा. यानी कि पेस्टिसाइड और डीडीटी जो हैं वो ज़्यादातर टॉप मोस्ट कार्निवोर में एक्यूमुलेट हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 34 इज, राइट द रेशियो ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन. तो जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है उसका एग्जाम्पल है मीथेन. ठीक है. मीथेन जो है वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दिस इज CH4. यानी कि इसके अंदर कार्बन की जो कंसनट्रेशन है दैट इज़ 1 और हाइड्रोजन जो है वो 4 है. ठीक है. अब हमसे पूछा गया है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल. हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाना है. सो दिस इज़ कार्बन. कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये अपनी आउटर मोस्ट को फिलफिल करना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, ये वाला भी एक लेगा और ये वाला भी. नाउ कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और उसको अपनी ऑक्टेट को पूरा करना है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इनसे लेगा और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. ठीक है. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. तो जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. नेक्स्ट हमसे पूछा है, एक्सप्लेन वाई द मॉलिक्यूल्स विद कोवलेंट बॉन्ड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए होते हैं बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आयंस. यहाँ पे आयंस फॉर्म नहीं होते इसलिए वो पुअर कंडक्टर होते हैं. नेक्स्ट इज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम रहता है बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स. विद इन द मॉलिक्यूल तो उनके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कम होते हैं. ठीक है. तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम रहता है. नेक्स्ट हमसे बोला है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन. तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या है, CH4 यानी कि मीथेन. मीथेन का अगर हम कंबशन करते हैं यानी कि उसको ऑक्सीजन दे देते हैं, ठीक है, साथ साथ में उसको हीट देंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द कंबशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4 प्लस कैटाइन नॉर C4 माइनस एनाइन. एक्सप्लेन. कार्बन ना ही कैटाइन फॉर्म कर सकता है ना ही एनाइन फॉर्म कर सकता है. क्यों. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कार्बन को कैटाइन फॉर्म करना है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पड़ेगा और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो इसमें लगेगी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है. अगर ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो ऐसा प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट होगा, राइट. तो कैटाइन बनाना मुश्किल है. अब अगर बात करते हैं C4 माइनस यानी कि एनाइन बनाने की, तो एनाइन जब बनेगा तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे. अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन्स के लिए ये मुश्किल है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना. इसीलिए कार्बन जो है ना ही कैटाइन फॉर्म कर रहा है और ना ही एनाइन फॉर्म कर रहा है.
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसमें है ब्रोमो, दिस इज़ कीटोन, दिस इज़ एल्कोहल और इसमें है डबल बॉन्ड। जैसे कि अगर मैं कार्बन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो यहाँ पर लगेंगे 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। सो अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं और स्मॉल साइज़ के होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स जो हैं उसका साइज़ जो है वो लार्ज होता है, इट इज़ लार्ज साइज्ड बट नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब वो मूव नहीं करता, तो एग मूव नहीं करता, जबकि जो स्पर्म है वो मूव करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म टू ईज द ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने के लिए वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल क्या करता है? फ्लूइडी मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो स्पर्म है वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। तो जो फ्लूइड मीडियम है वो कौन प्रोवाइड करता है? सेमिनल वेसिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज विच आर द 2 सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस। तो वायरस की वजह से जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है उनके एग्जाम्पल हैं HIV एड्स और वॉट्स WARTS। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का रोल होता है टू प्रोड्यूस द हार्मोन, हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ऑल्सो इट प्रोड्यूस मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेबोरेट अपॉन द डिफरेंट मैथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड, केमिकल मेथड और IUCADs, ठीक है। तो हम ये सब मेथड्स यूज़ कर सकते हैं फॉर दी कॉन्ट्रासेप्शंस। नेक्स्ट है विच आर द 2 सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो STDs अगर बैक्टीरिया से हो रही है तो उनके एग्जाम्पल्स होंगे साइफिलिस और गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम कैन बी कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू गिव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 11 ओम। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम का बनाना है, ठीक है, वो भी इन सारे रेजिस्टर्स को यूज़ करके, तो मैं कैसे लगाऊंगी इनको? सो आई कैन अरेंज दैम इन दी पैरेलल वे, यानी कि मैं इनका पैरेलल अरेंजमेंट कर सकती हूँ। तो उससे क्या होगा? 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1, R2 और R3 की वैल्यू पुट करके आई कैन फाइंड द वैल्यू दैट इज़ 1 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 ओम आ जाएगा। इट मीन्स हमें जो अरेंजमेंट करना है दैट विल बी पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, तभी हमारे पास 1 ओम आएगा, वरना नहीं। नाउ अगर हमें 11 ओम लाना है, ठीक है, इन सारे रेजिस्टर्स को यूज़ करके मुझे अगर 11 ओम लाना है तो मैं इन सारे रेजिस्टर्स को सीरीज़ में अरेंज करूँगी 2 3 6। सीरीज़ का फॉर्मूला होता है RN इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 की वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 6, तो आ गया 11 ओम, राइट। तो इसका अरेंजमेंट जो होगा ना, दिस विल बी सीरीज़ अरेंजमेंट। नेक्स्ट हमसे पूछा है राइट द नेम ऑफ 2 मेटल्स हैविंग एक्सट्रीमली लो रेजिस्टिविटी। तो जिसका लो रेजिस्टेंस होता है वो गुड कंडक्टर होता है, या फिर बेस्ट कंडक्टर भी हो सकता है। तो गुड कंडक्टर कौन है? एक तो कॉपर होता है और दूसरा सिल्वर। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। और जो गुड कंडक्टर है दैट विल बी कॉपर, जिनकी हम कॉपर वायर्स भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज व्हाट आर ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? सो ओर्स आर द मिनरल्स जिनसे कि हम मेटल्स को निकाल सकते हैं। मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को निकाल सकते हैं, वो भी प्रॉफिटेबली, ठीक है, उनको बोलते हैं ओर्स। नेक्स्ट है व्हाट आर गैंग्यू पार्टिकल्स। सो गैंग्यू पार्टिकल्स क्या होते हैं? दीज आर द इम्प्योरिटीज़ दैट आर प्रेजेंट इन अ मेटल। सो मेटल के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उनको हम गैंग्यू पार्टिकल बोलते हैं। उनको रिमूव क्यों करना चाहिए मिनरल ओर से? क्योंकि अगर हम उनको हटा देंगे, उन इम्प्योरिटीज़ को हटा देंगे, तो जो हमारे ओर की कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है वाई आर द सल्फाइड और रोस्टेड। सो सल्फाइड और को हम रोस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मेटल निकालना चाहते हैं, तो हम ऑक्साइड से मेटल निकाल सकें, इसीलिए हम सल्फाइड और को रोस्ट करते हैं, ठीक है। सल्फाइड और को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू ऑब्टेन दी ऑक्साइड्स, और फिर ऑक्साइड से हम मेटल निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है हाउ इज़ द मर्करी मेटल ऑब्टेन फ्रॉम सिनेबार। सिनेबार का मतलब होता है मर्करी का ओर। राइट दी केमिकल इक्वेशन ओनली। हमें केमिकल इक्वेशन लिख के दिखानी है, तो ये वाली केमिकल इक्वेशंस आपको इसमें लिख के आनी है, ठीक है, नो एक्सप्लेनेशन।
व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या होता है? सो मैग्निफिकेशन इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने फॉर्मूला भी देखा होगा कि m जो होता है वो किसके बराबर होता है? HI अपॉन में HO, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट कैन यू से अबाउट द इमेज ऑफ 10 मीटर टॉल ट्री मेड बाय द कन्वेक्स मिरर? सो जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल होगी और डिमिनिश होगी। नेक्स्ट है, कैलकुलेट दी एक्स एंड वाई ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हमें फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। तो हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज़ फोकल लेंथ। तो हम 1/v यानी कि v की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, तो y निकल जाएगा। तो y की वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी -60 सेंटीमीटर, ठीक है। x का मतलब है मैग्नीफिकेशन, सो मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होता है -v/u। जब हम v और u की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी इट विल बी -3, ठीक है। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमसे पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट रे डायग्राम। हमें क्या करना है? इन इनकम्प्लीट डायग्राम्स को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो रे डायग्राम है ना वो इस तरीके से एक्सटेंड होगा, ठीक है, और ये वाला इस तरीके से, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ट्रेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ ट्रेट एक्स एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन asexually reproducing species and trait Z exist in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? तो यहाँ पे हमें मेंशन है कि asexual रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। asexual का मतलब कि कॉपीज़ जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी, कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो अगर 60% पॉपुलेशन में हमें ट्रेट Z दिख रहा है, इसका मतलब अगर ये ट्रेट Z वाली पॉपुलेशन दोबारा से asexually रिप्रोड्यूस करेगी तो उसकी परसेंटेज और इंक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स ये जो 60 वाला है ना ये पहले से ही अराइजन होगा, ठीक है। 60% जो है वो पहले से ही अराइज होगा, तभी तो इसकी पॉपुलेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वो भी ज़्यादा मात्रा में। और एसेक्सुअल में क्या होता है? हमेशा एग्जैक्ट कॉपीज़ बनती है, वेरिएशंस के कम चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सेक्स डिटरमाइन इन द ह्यूमन? तो होता क्या है, जो मेल्स हैं ना उनके पास जो क्रोमोसोम है दैट इज़ XY, और जो फीमेल्स हैं उनके पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज़ XX, ठीक है। तो जब ये X के साथ X कंबाइन होगा तो बनेगा XX, और जब ये Y X के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा XY, ठीक है। तो जब XY फॉर्म होता है तो हम बोलते हैं बेबी बॉय, और जब XX फॉर्म होता है तो हम बोलते हैं बेबी गर्ल। सो एक्चुअली फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ बेबी। लास्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन कैन अ ट्रेट बी कंसिडर्ड एज डोमिनेंट और रेसेसिव? किस ट्रेट को हम डोमिनेंट बोलते हैं और किसको रेसेसिव बोलते हैं? तो ऐसे ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे उनको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनको बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये लेक्चर समझ आया है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।